आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा जिले में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। कल यानी कि 13 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन दाखिले की प्रक्रिया। निपनिया मार्ग स्थित नवनिर्मित पुल का किया गया लोकार्पण। 8 माह की गर्भवती महिला ने सास व पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने में की शिकायत। और स्वर्णकार कल्याण जागृत रथ यात्रा पहुंचे रीवा, हुआ भव्य स्वागत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। निपनिया मार्ग में निर्मित पुल का सांसद जनार्दन मिश्र के मुख्य आतिथ्य एवं स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में किया गया लोकार्पण। शहर में निपनिया मार्ग पर बीहर नदी में 666.42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का सांसद जनार्दन मिश्र ने फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान उद्बोधन कार्यक्रम भी रखा गया। उद्बोधन दौरान सांसद जनार्दन मिश्र व विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इंदौर की बड़ी मशहूर है ना, रीवा के लोग इंदौर गए, कहीं जो 56 दुकानें जो बनी है उस प्रकार से कुछ रीवा में कर दीजिए। तो 10 एकड़ के पार्क में कोने में वो 56 रीवा जिले में 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पंचायत चुनाव 2021 व 2022 के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल यानी कि 13 तारीख से नामांकन किए जाएंगे दाखिल। वहीं तीसरे चरण हेतु 30 दिसंबर से नामांकन दाखिले का कार्यक्रम शुरू होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रीवा जिले में 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिए नामांकन दाखिले का कार्यक्रम 13 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। वहीं तृतीय चरण हेतु नामांकन दाखिला कार्यक्रम 30 दिसंबर से शुरू होगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का अध्यक्ष रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, जबकि सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत, उप संचालक जनसंपर्क तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव को कमेटी में शामिल किया गया है। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पंचायत चुनाव के लिए 9 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसके अनुसार जिले में कुल 15,54,809 है। पंचायत चुनाव हेतु कुल 2,607 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में जिला पंचायत के 32 वार्डों, 9 जनपद पंचायतों के 223 वार्डों, 820 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों तथा 13,797 पंच पदों के लिए चुनाव होंगे। प्रथम चरण में विकासखंड हनुमना, मऊगंज, नई गढ़ी की कुल 256 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पदों, जनपद के 75 वार्डों एवं जिला पंचायत के 9 वार्डों के लिए चुनाव होंगे, जिसके लिए नामांकन पत्र भरने हेतु 13 से 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को होगी तथा वापसी तिथि 23 तारीख निर्धारित की गई है। प्रथम चरण का चुनाव 6 जनवरी को होगा। द्वितीय चरण में विकासखंड रीवा, रामपुर तथा गंगेय की कुल 284 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए जनपद के 75 वार्डों एवं जिला पंचायत के 12 वार्डों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें नामांकन दाखिले का समय 13 से 20 तक रखा गया है। 21 को जांच होगी, वहीं 23 तारीख तक वापसी की तारीख तय की गई है। द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा। तृतीय चरण में विकासखंड सिरमौर, जवा व त्योथर की कुल 280 ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच तथा जनपद के 73 वार्डों एवं जिला पंचायत के 11 वार्डों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 जनवरी को होगी। वापसी की तारीख 10 जनवरी 2022 होगी। मतदान कार्यक्रम 16 फरवरी को होगा। नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 4 में दाखिल किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य व सरपंच पद के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। वहीं पंच पद के उम्मीदवारों को केवल घोषणा पत्र देना होगा। जिला
पंचायत के सभी वार्डों के लिए नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय तथा एसडीएम हुजूर कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे। जनपद पंचायत के वार्डों के लिए नामांकन पत्र संबंधित जनपद पंचायत रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंच पदों के लिए क्लस्टर स्तर पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिसके लिए विकासखंड गगेयों में 7, रायपुर करचुलियान में 8, नई गढ़ी में 9, हनुमना में 8, मऊगंज में 10, रीवा में 9, त्योंथर में 9, जवा में 8, सिरमौर में 10 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान ईवीएम से होगा तथा सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान मतपत्र एवं मतपेटी से होगा। जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना विकासखंड स्तर पर होंगी। सरपंच तथा पंच पदों की मतगणना मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। पंचायत निर्वाचन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। प्रतिबंध की अवधि में अस्त्र शस्त्र विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभा जुलूस आदि के लिए भी विहित प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चुनाव में। सो पहले से ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स और पंचायत पिछले 3 पंचायत चुनावों में ना कहाँ घटनाएं हुई हैं, किन किन को हुआ है जिला बदर, वो सारे कार्रवाई हम लोग ने शुरू कर दिए हैं। अभी लास्ट है ना 1 ईयर में भी ना 22 जिला बदर हुआ है टोटल, तो 22 का है ना उपस्थिति भी है थाना में 110 में, तो टोटल 44 का है। एसपी साहब उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सारे 22 जिला बदर किनको भी हुआ है उन सबका है ना सर्चिंग है ना चल रही है। और 22 का है ना किनकी थाना में उपस्थिति दर्ज होना था 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स में, उसका भी है ना एक बार है ना देखेंगे। वो कोई भी वायलेट करेगा तो इमीडिएटली वापस जिला बदर के लिए पुटअप होगा, उनको जिला बदर हम लोग है ना करेंगे। सो क्रिमिनल बैकग्राउंड में कितने भी है उन सबको है ना कंट्रोल करेंगे। बॉर्डर एरिया के ऊपर है ना और ज़्यादा है ना स्पेशल निगरानी रखेगा। हम लोगों दोनों का बॉर्डर एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैंने भी है ना कल मिर्ज़ापुर में बात किया है, फर्स्ट फेज सिलेक्शन में कलेक्टर से भी मैंने बात किया है, तो वो प्रॉपर है ना व्यवस्था है ना वहाँ भी बॉर्डर एरियाज के लिए रखेगी। तो वो हमको उसके माध्यम से मिलती जाएगी। हम उसको पहले थाना प्रभारी को भेज के उस पर कार्रवाई करवाएंगे, वो नहीं करते तो संबंध एसडीपी को भेज के उसकी रिपोर्ट लेंगे ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई 2 दिन के अंदर। तो उसका फायदा यह होगा कि डाटाबेस हमारे पास पूरा बनना शुरू हो जाएगा। प्लस सेकंड हमको मैपिंग समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं हर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में होता है शराब का हो, किस क्षेत्र में गांजे का हो, कहीं कोरेक्स का हो, तो एक मैपिंग भी जिले की तैयार होना शुरू हो जाएगी। और नो डाउट उसका कंट्रोल जितना रहेगा उतना ही हमारे इलेक्शन में हमें किसी प्रकार की हिंसा की संभावना नहीं होगी, झगड़े कम होंगे और निष्पक्षता बनी रहेगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है अच्छा अवसर है ये। हम लोग एक बार सब मिलके एक बड़ा उसके ऊपर चोट जो भी नशे के कारोबारियों पे करने में सक्षम हो सकते हैं, एक टीम वर्क रूप में काम करते हुए। तो आपका सहयोग इतना अपेक्षित है कि स्वयं भी आपके जो भी संपर्क सूत्र रहते हैं उनसे जो जानकारी मिले, एक तो पुलिस हेल्पलाइन फॉरवर्ड कर दें, दूसरा हमारा नंबर आप सबके पास में है और हम कलेक्टर साहब में दोनों ही प्रयास करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे आपको रिस्पॉन्ड कर दें। किसी को इन पर्सन आके ऑफिस आए मिले उसकी आवश्यकता ना पड़े, फोन कॉल करके हमको बात समझाए उसकी आवश्यकता ना पड़े। हमारा टारगेट रहता है कि आप अपनी बात 8 माह की गर्भवती महिला ने महिला थाने पहुंचकर सास व पति की प्रताड़ना की दर्ज करवाई शिकायत। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली ग्राम रहट निवासी महिला पूनम सिंह महिला थाने पहुंची और शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 24 मई 2020 को सत्यनारायण सिंह के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से उसके पति व सास बेला सिंह द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व में कई बार मारपीट की गई व प्रताड़ित किया गया, बाद में परिजनों द्वारा हर बार समझौता करवा दिया गया। पूनम का कहना है कि बीती रात प्रताड़ना की तो हद ही हो गई। सास एवं पति द्वारा जमकर मारपीट की गई, यहां तक कि सिर के बाल भी उखाड़ लिए गए। ये जानकारी पीड़ित द्वारा रीवा 24 को दी गई। घटना हुई कि हम खाना बना रहे थे तो खाना बनाने नहीं देते हैं, ना खाना खाने देते हैं, और अगर बनाओ जबरदस्ती करो तो मारने लगते हैं और मारते हैं, लात मारते हैं, बाल यहाँ उखाड़ लिए हैं पूरा। जल पति सास पति दोनों क्या चाहते हैं वो लोग? दहेज मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको बोलेंगे वहाँ से कि जाओ दहेज लाओ और वहाँ जाओ मायके वालों को बोलो दहेज दें, हमको पैसा दें 4 लाख मांग। मारपीट बहुत बार कर चुके हैं, समझौता 4-5 बार हुआ है।
मामा गए थे, मौसा जी उन्हीं के, और हमारे मामा जी गए थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दहेज के अलावा भी कोई उनका मामला है क्या? मामला और उनका यही है कि पैसा चाहिए हमको, दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? बोल रहे हैं डिवोर्स चाहिए हमको, तुम तलाक हमको दे दो, हम शादी कर लें। 8 महीने प्रेग्नेंट, कहाँ जाऊँ? 8 महीने प्रेग्नेंट। और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कहाँ आप जाऊँ, किसके सहारे पे जाऊँ? कौन कौन सास पति और कौन? बस होगा, सास पति हैं, ननद ससुराल में हैं। यही लोग मारपीट करते हैं। हाँ, इसके पहले भी कहीं शिकायत की है आप? नहीं, शिकायत अभी कहीं नहीं किए हैं। क्या नाम है पति का? पति का सत्यनारायण सिंह। स्वर्णकार कल्याण समिति की स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा पहुंची रीवा, किया गया भव्य स्वागत। स्वर्णकार कल्याण समिति की स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा जो कि 5 दिसंबर से मैहर से शुरू हुई है, जो कि आज 12 दिसंबर को रीवा पहुंची, जहां रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश व जिला के पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। इस रथ यात्रा का समापन 16 तारीख को भोपाल में होगा, जहां हजारों की संख्या में स्वर्णकार समाज के लोगों की मौजूदगी में महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के द्वारा निकाले जाने वाली स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा रीवा पहुंची है, जिसके स्वागत में हमने यह कार्यक्रम किया है। हमारे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा 220 विधानसभा एवं 52 जिलों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा आज रीवा आई है। इसका रीवा वासियों ने जोरदार स्वागत किया है और हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हो, पिछड़ा वर्ग आयोग में हमें भी स्थान मिले, उसमें हमें भी सदस्य बनाया जाए, धारा 411, 412 में संशोधन हो एवं हाल मार्क अनिवार्यता खत्म की जाए। ऐसी 6 सूत्री मांगे हमारी हैं, जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश वर्मा जी भी मंच में उपस्थित हैं। देवदत्त सोनी जो कार्यक्रम के संयोजक है वो भी उपस्थित हैं। हमारे रीवा के स्तंभ माननीय श्री कमल सोनी जी वो भी रथ यात्रा निकाली जाएगी, रथ यात्रा निकाल रही है और रथ यात्रा जो है आज रीवा में पहुंची है। मैहर से शुरू हुई है और ये 5 दिसंबर से शुरू हुई है। ये 16 जनवरी को भोपाल पहुंचेगी और भोपाल में एक महासभा का आयोजन हिंदी भवन में किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारे पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के चिगरिका टोला निवासी महिला राममणि जायसवाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और बताया कि स्थानीय रहवासी उपेंद्र पटेल और निमिलेश पटेल 10 तारीख की रात्रि में घर में घुसकर लूटपाट व मारपीट की। इस घटना से लगभग महिला को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जब घटना की रिपोर्ट लिखवाने गई तो स्थानीय पुलिस द्वारा सिर्फ मारपीट की शिकायत दर्ज की गई, जबकि आरोपियों द्वारा नकदी समेत दुकान का सामान भी लूटा गया है। आज पीड़िता ने रीवा एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों पर उचित कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने रीवा 24 संवाददाता अमित को जानकारी दी। किया है बिहारी पटेल का लड़का उस संत गांव में छोटू छोटू कहा था। अब नाव पिंटू कहाँ गदाला। अब एक ठे है सिटिंग कराएला। अब एक ठे है भाई हियां जुड़मनिया कह रहा है मम्मा फूफू को लड़का है। एक ठे मम्मा के एक ठे फूफू के है। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट के कारण कुछ नहीं था। दुकान था, दुकान के लिए लूटने के लिए घुसे। कितने बजे घटना? 11 बजे कल की? परसों शाम का रात के? हाँ, फिर थाने आए। थाने में हो गया लगे तो एक ठे पुलिस वाले हुआ कराई दिन दवाई रिपोर्ट लिख ली नहीं। लूट करने के फिराक से घुसे थे वो लोग? हाँ, लूटने के लिए घुसे थे। उनका नाम मालूम है? नाम एक ठे बिलेसन है वो लड़का नहीं बता। गांव के हैं वो लोग? गांव के? हाँ, एक ठे गांव के आए, एक ठे देवतलाई के लगे क्या जुड़मनिया के। कुछ लूट के भी ले गए हैं कि? हाँ, लूट के ले गए हैं। क्या? पैसा ले गए हैं, सोना ले गए हैं। कितना? 50,000। 50,000 लूट के ले? हाँ, दुकान था। दुकान के किराना की दुकान है, चक्की है। और जेंट्स घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, हुआ पानी लगाते रहे इंदारा में। बहू रही, जब हमको मार दिए गिर गए रोबने लगे तो बहू निकली। से मारपीट किए हैं? डंडा से हद टूटे थे। वो कितने लोग आए थे? 2 जने रहे। 2 लोग आए थे? 2 लोग आए। डंडा वंडा लेके? हाँ, डंडा लेके। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रीवा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन नियम 2018 सेवानिवृत्ति की तारीख से लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत विकास बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को नोटिस जारी कर पूछा है कि ग्रामीण बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मी को पेंशन नियम 2018 सेवानिवृत्ति की तारीख से लागू क्यों नहीं किया गया। इसके साथ साथ पदाधिकारी ने अन्य जानकारी भी मीडिया के साथ साझा की है। आप खुद सुनिए। दो के लेके आपके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जी हाँ। क्या है ये पूरा मामला? ऐसा है कि हम लोग ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज रहे हैं और रिटायरमेंट भी हम लोगों को हुआ, पेंशनर्स हैं हम लोग। तो पहले क्या कहते हैं, करीब कमर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंकों के वेतनमान वगैरह सब अलग थे और 1983-84 से भी हम लगातार ये सामान वेतन कमर्शियल बैंक के बराबर हमको मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ते रहे। फिर 1987 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पंचाट बनाया और उन्होंने ये कहा कि भाई ग्रामीण बैंक की जब कार्य प्रणाली कमर्शियल बैंकों के इक्विवेलेंट है तो इनको वेतन और भत्ते भी बराबर मिलना चाहिए। तो उसी के तहत एक पंचाट बनाया गया था जो क्या कहते हैं 1990 में इसको क्या कहते हैं निर्णय हुआ
और वो हमारे फेवर में गया। और उसके बाद 1990-91 के बाद हमारे वेतन और भत्ते कमर्शियल बैंक के बराबर हो गए। उसी के बाद फिर पेंशन की समस्या आई तो 1993 में भारत सरकार के समान कमर्शियल बैंक में पेंशन लागू हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक में स्पष्ट कोई निर्देश थे नहीं, इसलिए वो पेंशन का मामला हमारा लटका रहा। और 2003 में जब ये बात हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई चूँकि कमर्शियल बैंक के बराबर हमारे वेतन भत्ते सब बराबर हैं, काम करने का तरीका हमारा बराबर है, तो क्यों ना हमको पेंशन भी बराबर उसी हक से दी जाए। परंतु क्या कहते हैं, यही जैसे भारत सरकार का और नाबार्ड का जो टालम टोल चलता रहता है, मगर लगातार हम संघर्ष करते रहे और आखिरकार हाई कोर्ट जो आपका कर्नाटक है, जोधपुर है, वहाँ के भी हमारे निर्णय हमारे पक्ष में आए। परंतु इसके बाद भी भारत सरकार ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में हम लगातार लड़ते रहे 6-7 साल तक, तब जाके अप्रैल 18 में 25 अप्रैल 18 को हमारे फेवर में डिसीजन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी याचिका वो खारिज हो गई। अब तभी से हम लोगों ने कहा है कि भाई पेंशन हमारी जो 2018 से आपने लागू की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि इक्विवेलेंट कमर्शियल बैंक जबकि 1993 से लागू है तो उसी समय से ये चीज़ आपको मिलना चाहिए हमको, परंतु ये कहीं हमकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ कई विभिन्न संगठनों ने दी, परंतु अंत में अभी ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो रीवा का मैं यहाँ पर संचालन होता है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ, तो उसी के तहत अभी पिछले बार हम लोगों ने एक याचिका दायर की थी जो हमारी स्वीकार हो गई है अभी इसमें इसी माह में, क्या कहते हैं, दिसंबर माह में। अब जी हाँ, और 10 दिसंबर को माननीय जो हमारी एक 2 जज की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने संबंधित भारत सरकार, नाबार्ड एवं हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के जो चेयरमैन हैं उनको भी नोटिस जारी किया है और उन्होंने 6 हफ्ते का समय दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए और वास्तव में जो पेंशन हमारी कमर्शियल बैंक के हिसाब से मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम आंदोलनरत हैं और जगह जगह पर जो भी हम आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, प्रबंध को भी, नाबार्ड को भी, भारत सरकार को भी इस संबंध में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जानकारी दे चुके हैं, परंतु जब कोई फल नहीं निकला तो अंत में हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने की मतलब निर्णय लिया, शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी सिग्नल हमको मिल रहा है वो हमारे सकारात्मक मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करने के बाद उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए। तो इससे ये स्पष्ट लग रहा है कि हमारी ये जीत सुनिश्चित होगी। तो ये फायदा केवल रीवा सीधी ग्रामीण बैंक या मध्यांचल ग्रामीण बैंक का नहीं है, ये भारत के समस्त ग्रामीण बैंकों के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी ये मांग पूरी हो जाएगी। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो निश्चित रूप से जो हमें सब एक उम्मीद है कि हमारे फेवर में ही एक निर्णय जाएगा और निश्चित रूप से ये हमारे ही लोगों को फायदा नहीं है, इसमें भारत के जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको इसमें लाभ होने वाला है और जो आगे भी आने वाले हैं जो सेवानिवृत्त हैं उनमें भी विभिन्न मुद्दों में केवल पेंशन ही नहीं है, इसमें कई चीज़ें ऐसी मुद्दे छूट गए थे, इसको हमने शामिल किया है और जब शामिल हो गया तो जब निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से सामूहिक जितने भी मुद्दे हमारे छूट गए वो सब लागू होंगे इसमें। और इसका केवल ये ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक या रीवा सीधी ग्रामीण बैंक या मध्यांचल ग्रामीण बैंक या मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंक ही नहीं, भारत सरकार के या भारत के जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनके सारे सेवानिवृत्त कर्मचारी को, आज के जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो होने वाले हैं उनको भविष्य में भी क्या कहते हैं इसका लाभ होने जा रहा है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का, माननीय जजेज महोदय का और हमारे सभी साथियों को हम बधाई देते हैं और हम अपेक्षा ये करते हैं कि शीघ्र शीघ्र ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको ये समस्याएं अभी भी आर्थिक रूप से परेशानियां हो रही हैं उनका निदान निश्चित रूप से इस जो याचिका हमने दायर की है इसका निराकरण होने के बाद हमको मिलेगा। इसी के लिए हम लोगों ने जगह जगह मतलब मीडिया में भी और हमारे संबंधित जो अपने ऑफिशियल हैं उनको भी हमें ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वे शीघ्र हमारे ये निदान करें। स्कूल शिक्षा में इनोवेशन और रोबोटिक्स, इसके महत्व पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आज आविष्कार एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंपोर्ट्स ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
कर्मवीर चक्र से सम्मानित युवा वैज्ञानिक श्री सौरभ कौशल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूली छात्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एवं तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक विद्यालय में साइंस क्लब व टिंकरिंग लैब की स्थापना कर शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाने की विशिष्ट तकनीकी पर प्रकाश डाला। उक्त कार्यक्रम में रीवा जिले के विभिन्न विद्यालयों के संचालक और प्राचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा के जिलाध्यक्ष आर.के. शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में जेएनसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री मिहिर पांडे, साथ ही युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव एवं जय महाकाल संघ के अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी ने तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संचालिका निर्मला बहन जी ने आविष्कार संस्थान के इस अभिनव प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा ही स्कूली छात्र छात्राएं विज्ञान एवं तकनीकी बारीकियों को समझकर नित नए आविष्कार कर सकेंगे और एक दिन हमारा देश भी अमेरिका, जापान और चाइना जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकसित संपन्न राष्ट्र बन सकेगा। आविष्कार संस्था की ओर से प्रिया चतुर्वेदी, राजेश शर्मा, अरविंद शर्मा एवं अंशुमान गुप्ता उपस्थित रहे। सभी सहभागियों को सर्टिफिकेट भी वितरित किया गया। उन बच्चों को आप आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमारी जो आविष्कार की ये टीम रहेगी, तो ये टीम उन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इसमें बच्चों की मदद तो होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय या जो स्कूल रीवा के ऐसा कर पाएंगे तो उनकी भी एक पूरे रीवा क्षेत्र में विशिष्ट पहचान होगी। तो एक विद्यालय के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। गवर्नमेंट फंडिंग भी कर रही है, लगभग 20 लाख का, जैसा मुझे सर ने बताया। तो सरकार भी आगे बढ़ाना चाह रही है मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि अगर हाई लेवल में बात करें तो वहां पर चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे पेटेंट की बात हो, एक छोटे से देश जापान में 50,000 पेटेंट हर साल होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम 135 करोड़ की आबादी में केवल 6,000 पेटेंट ही हो पाते हैं। इजराइल जैसा छोटा सा देश, जो कि हमारे किसी पूर्वोत्तर राज्य के लगभग क्षेत्रफल में बराबर है, फिर भी टेक्नोलॉजी के दम में उसकी दुनिया में एक अलग ही पहचान है। तो कहीं न कहीं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी पड़ेगी। हम बीटेक, एमटेक, रिसर्च लेवल में, पीएचडी लेवल में उतना अच्छा हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें जो स्किल होती है उसको बस वो कॉपी पेस्ट वाली या तो थीसिस रहती है, आप सभी सहमत होंगे, और उसी में उनको चाहे वो पीएचडी कर लें या पोस्ट डॉक कर लें, जो कुछ भी कर लें, एक्चुअल रिसर्च नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैंने भी एनआईटी इलाहाबाद से एमटेक किया है, पीएचडी किया है, कुछ फॉरेन में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में मेरे पेपर प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन हम उतने सेटिस्फाई नहीं है। हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं अगर स्कूल लेवल से अगर सही डायरेक्शन में हमें सही नॉलेज और सही मोटिवेशन मिलता तो हम और बेहतर कर सकते थे। तो मेरी आप सभी से और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिले में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। कल यानी कि 13 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन दाखिले की प्रक्रिया। निपनिया मार्ग स्थित नवनिर्मित पुल का किया गया लोकार्पण। 8 माह की गर्भवती महिला ने सास व पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने में की शिकायत। और स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा पहुंची रीवा, हुआ भव्य स्वागत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।